नमस्ते, नमस्कार प्यारे बच्चों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप लोग एकदम बढ़िया, मस्त और ज़बरदस्त होंगे। मैम जी, आपको देखकर आज सच में खुशी हो रही है, ऐसा लग रहा है कितने दिनों बाद दिख रहे होंगे आप। अरे वाह! बहुत बढ़िया। आप लोगों के सामने, आप लोगों से कमेंट्स के थ्रू बात करने का सौभाग्य आज मुझे फिर से प्राप्त हुआ। तो सभी प्यारे बच्चों को दिवाली की शुभकामनाएँ। वैसे भी अभी सीज़न चल ही रहा है। कहीं-कहीं आज गोवर्धन की भी पूजा हो रही है, कहीं-कहीं आज भाई दूज भी मनाया जा रहा है। तो सभी बच्चों को शुभकामनाएँ बहुत सारी, ठीक है? जल्दी से आ जाओ भई, थोड़ा-सा हम भी केमिस्ट्री का एक टॉपिक कर ही लेते हैं आज, ठीक है भई? चलिए, तो आ जाओ बेटा जल्दी से। सभी बच्चे एक बार बताएँगे कि आप लोग मुझे सुन पा रहे हो या नहीं? आपकी दिवाली एकदम बढ़िया बनी होगी, है ना सभी बच्चों की? चलो बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत, जय हो गोवर्धन महाराज की। चलो पूजना भी शुरू हो गया, पटाखों की आवाज आ रही है भाई। चलो तो भाई जल्दी जल्दी हम लोग करते हैं क्लास को, ठीक है? हाँ जी, बहुत बढ़िया। हेलो सभी बच्चों को प्रणाम, हैप्पी दिवाली। आपकी दिवाली बहुत अच्छी बनी होगी सभी बच्चों की। चलो आओ, अब हम लोग थोड़ा-सा आज केमिस्ट्री का टॉपिक पढ़ लेते हैं, लेकिन पिछली क्लास में मैंने आपको एसिड, बेस और सोल्ट पढ़ाया था। अम्ल मतलब एसिड और बेस पढ़ाया था। अम्ल और क्षार, ठीक है? अम्ल और क्षार में एक चीज़ और मुझे आपको बतानी थी, पीएच मान, ठीक है? और थोड़ा-सा सोल्ट के बारे में भी बता दूँगी। तो पीएच मान की जब हम बात करेंगे, तो मैंने आपको बताया था, या आप लोग थोड़ा-सा देख लीजिएगा, ये कुछ पीएच वैल्यू हैं जो मोस्टली एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। जैसे आपको पूछ ले ब्लीच, ब्लीच जो होती है प्यारे बच्चे, एक होता है ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर के बारे में भी आपने सुन रखा होगा, ब्लीच या ब्लीचिंग पाउडर, जिसका फॉर्मूला होता है CaOCl2, जिसको हम लोग विरंजक चूर्ण भी बोलते हैं। विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaOCl2, और इसको बनाने के लिए क्लोरीन गैस की जरूरत होती है। मैंने ये भी याद रखना है, पूछ लिया जाता है कि जो विरंजक चूर्ण होता है उसको बनाने में कौन सी गैस की आवश्यकता होती है, क्लोरीन की, ठीक है? इसका पीएच मान कितना होता है भाई? 13। तो पूछ लेगा ब्लीचिंग पाउडर या ब्लीच, इनका पीएच मान कितना है? 13 बता दोगे। सोपी वाटर, साबुन का जो पानी होता है, साबुन का पानी प्यारे बच्चे, इसका पीएच मान कितना होगा? 12। मैंने बताया था कि जो नहाने की साबुन है उसमें KOH डलता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है? बहुत मिस करा, चलो इसीलिए मैंने सोचा चलो आ जाती हूँ, फेस्टिवल भी है, बच्चों को विश भी कर देंगे और सब कुछ बढ़िया चलेगा, है ना? कई बच्चों का आज दिल्ली पुलिस का एग्जाम भी होगा। आप में से कुछ बच्चों का था, ये बताओ। अगला है प्यारे बच्चे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों का यूज करते हैं, क्षार है दोनों, तो भैया इनका पीएच मान हो जाता है 12, ठीक है? अमोनियम सॉल्यूशन, अमोनिया सॉल्यूशन होगा, जो अमोनिया गैस होती है NH3, इसका भी पीएच मान 11 होता है, याद रखना। बेकिंग सोडा या खाने का सोडा, कई बार बोल देते हैं इसको, खाने का जो सोडा होता है प्यारे बच्चे, और खाने का सोडा जो होता है ना, इसका फॉर्मूला भी एग्जाम में आ जाता है, याद रखना, NaHCO3, ये होता है खाने के सोडे का फॉर्मूला, NaHCO3, बेकिंग सोडा जिसको बोल देते हो, इसका पीएच मान होता है 9। और पेट में कभी कभी जब एसिडिटी हो जाती है ना, पेट में जब अम्लीयता हो जाती है, पेट में जब एसिडिटी हो जाती है, तो खाने का सोडा आपको खाने को दिया जाता है, जिससे आपकी एसिडिटी हो जाती है दूर, ये भी याद रखना, ठीक है? और खाने का सोडा हम लोग कई बार, आपको जब चींटी काट लेती है, चींटी का डंक लग जाता है, चींटी काट ले, मधुमक्खी काट ले, वहां भी लगा देते हैं, ठीक है? चलो, सी वाटर यानी समुद्र का जो पानी है, आप सभी जानते हो समुद्र का जो पानी होता है खारा है, समुद्र के पानी को तो हम पी भी नहीं सकते, तो बेटा इसका पीएच मान होता है 8, ठीक है? डिस्टिल्ड वाटर मैंने बताया था, आसूत जल, जो कि एसी से निकलता है बेटा, आसूत जल, इसका पीएच मान 7 होता है, ठीक? ब्लैक कॉफी, कॉफी वगैरह, कॉफी हो गई, चाय हो गई, कॉफी और चाय में मैंने बताया था ना, टैनिक एसिड होता है, इसीलिए ज्यादा कॉफी और चाय पीने से एसिडिटी बन जाती है, तो ये एसिड है, इनका पीएच मान होता है 5, ठीक? ऑरेंज जूस, संतरे का जूस, भाई खट्टा है, खट्टी चीजों में तो अम्ल होते हैं, इसीलिए ऑरेंज जूस का पीएच मान होता है 3 या इसके आसपास की वैल्यू आएगी, ठीक है? ठीक है भाई। राखी, आपका कमेंट आ रहा है बेटा, आपका कमेंट आ रहा है, चलो
भाई ऑरेंज जूस हो गया, गैस्ट्रिक जूस, आपके पेट में एक एसिड होता है HCl, जिसको गैस्ट्रिक जूस के नाम से जानते हैं, इसका पीएच मान होता है 1 या 1 से 2 लिख सकते हो, मैंने आपको लिखवाई भी थी वैल्यू, ठीक है। फिर बेटा लेमन जूस, नींबू पानी, नींबू पानी जो होता है उसका भी पीएच मान आपको पूछ ले तो 2.5 बताओगे, नींबू पानी 2.5, ठीक है। तो इतनी इतनी चीजें हैं जो आपको समझ में आती चल रही होंगी, इनका पीएच मान है जो आपको याद करते चलना है। आ जाओ थोड़ा सा और सुन लो भाई, सिरका, सिरका तो सभी बच्चों ने खाया होगा, अब सर्दियां आए, गन्ने आएंगे, गन्नों से सिरका बनेगा, तो सिरके का जो पीएच मान है वो लगभग 3 होता है, ठीक। वाइन, अब कई बच्चे पूछ रहे थे मैम वाइन क्या होती है, तो अंगूर के जो अंगूर होते हैं उनके जूस से बनाई जाती है वाइन, इसका पीएच मान होता है 3.5। टोमेटो जूस, टमाटर का जूस, टमाटर में कौन सा एसिड बताया था, ऑक्जेलिक एसिड, तो इसका भी पीएच मान 4.1 होता है, ठीक। एसिड रेन का बेटा इंपॉर्टेंट है, अम्लीय वर्षा, एग्जाम में पूछा जाएगा, अम्लीय वर्षा इंपॉर्टेंट है। अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान होता है वो होता है 5.6 या कई बार 5.5 भी लिखा होता है, तो दोनों के आसपास की ही वैल्यू या यही सेम वैल्यू आ जाएगी ऑप्शन में, ठीक है। मूत्र, जो आप लोगों का मूत्र होता है यूरिन, इसका पीएच मान 6 होता है। दूध, दूध जो होता है बेटा इसका पीएच मान होता है 6.5, लेकिन कई बार दूध खट्टा हो जाता है, खट्टा दूध खराब हो जाता है ना दूध, जो खट्टा दूध होता है उसका पीएच मान लगभग 5 के बराबर होता है, ठीक है, खट्टा दूध जो होता है। रेड वाइन भी होती है, हाँ यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है, पीएच मान पूछ लेता है, ठीक है। चलें आगे, चलो अब देखो प्योर वाटर, जो सिंपल पानी है भाई उसका पीएच मान तो 7 ही आपको पता है। खून, खून का मैंने आपको बता ही रखा है, रुधिर का पीएच मान 7.4 होता है। और लाइम वाटर, चूने का पानी प्यारे बच्चे, चूने का पानी, जो चूना होता है, पुताई वगैरह होती है उनमें डलता है चूना, चूने का जो पीएच मान है वो होता है 11। अब देखो चूना 2 तरीके का होता है, ठीक है, चूना जो होता है ये 2 तरीके का होता है, एक होता है बिना बुझा चूना, बिना बुझा, बिना बुझा चूना, ठीक है, अनस्लेक्ड लाइम, अनस्लेक्ड लाइम बोलते हैं जिसको, बिना बुझा चूना अनस्लेक्ड लाइम। और एक होता है बुझा हुआ चूना, एक होता है बेटा बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना जिसको बोलते हो स्लैग्ड लाइम, बुझा हुआ चूना, स्लैग्ड लाइम, इनका फॉर्मूला आ जाता है एग्जाम में, बुझा हुआ चूना और बिना बुझा चूना। अब देखो बिना बुझा चूना जो होता है ना, इसका फॉर्मूला होता है CaO, CaO कैल्शियम ऑक्सिलेट, ठीक है, या ऑक्साइड करके आप इसको बोल देते हो, कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा चूना, ठीक है। अब बुझा हुआ चूना बुझेगा कब, जैसे कि आग जल रही है भाई, तुमने उसमें डाल दिया पानी लाकर, तो तुम बोलोगे कि मैम हमने पानी डाल दिया आग पर और आग बुझ गई। अब आग पर क्या डाला, पानी, जिससे आग बुझ गई। पानी में क्या था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी पानी का फॉर्मूला क्या होता है H2O, तो जिसके फॉर्मूले में हाइड्रोजन भी आए, जिसके फॉर्मूले में ऑक्सीजन भी आए, वो होगा बुझा हुआ चूना। तो बुझे हुए चूने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaOH का होल ट्वाइस, ये होता है बुझा हुआ चूना। तो देखो इसमें ऑक्सीजन भी दिख रही है, हाइड्रोजन भी दिख रही है, तो कभी कंफ्यूज हो जाओ तो ऐसे याद करना कि बुझा हुआ चूना बुझेगी कोई चीज कब, जब उस पर पानी डाल दोगे, और पानी में क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों होते हैं, ठीक है। दूध में लैक्टिक एसिड होता है प्यारे बच्चे, लैक्टिक एसिड, विकास, ठीक है, लैक्टिक अम्ल होता है दूध के अंदर, ठीक है। मैम मेरा था लेकिन मैं नहीं गई क्योंकि मेरे भैया को भी एग्जाम, मेरे भैया का भी एग्जाम था। चलो कोई बात नहीं किट्टू, कोई बात नहीं, ठीक है। मैम जी कल आपको क्या मिला जी, बेटा कल नहीं मिला था, वो छोटी दिवाली वाले दिन मिला था, लैपटॉप था, ठीक है, लैपटॉप वो मिला था, ठीक है, क्लियर। तो ये है। अच्छा अमित जी ऐसा क्या हुआ जो पैर का ऑपरेशन हुआ, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पीएच वैल्यू हैं जो आप लोगों को पढ़नी है, ठीक है।
चलो अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं लवण के बारे में कि लवण क्या होते हैं। लवण यानी कि सोल्ट, जिसको आप सोल्ट बोलते हो, ठीक है, लवण यानी सोल्ट। तो जब बच्चे अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराई जाती है, हमने अम्ल पढ़ लिए, हमने क्षार पढ़ लिए, तो इन दोनों की जब अभिक्रिया कराई जाती है तो जो पदार्थ बनते हैं उन्हीं को कहते हैं लवण। तो लवण क्या होते हैं? अम्ल तथा क्षार की, ये पूछा जा सकता है, अम्ल तथा क्षार की, याद रखना, अम्ल तथा क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया द्वारा। उदासीनीकरण, एक बच्चा बोल रहा है डिटेल डीप में पढ़ाओ। बेटा केमिस्ट्री 1 नंबर की आती है, एक क्वेश्चन आएगा और वो भी बहुत इतना डीपली नहीं आएगा, बिल्कुल भी नॉर्मल सा क्वेश्चन आता है। अब उसके लिए तुम इतना टाइम वेस्ट करोगे केमिस्ट्री के पीछे, तो ये गलत बात है। हिंदी पढ़ो, मैथ पढ़ो, ठीक है, जीएस के दूसरे पोर्शन पढ़ो, उनमें टाइम लगाओ अपना, केमिस्ट्री में मत वेस्ट करो टाइम, मैंने बोला था। इसीलिए मैं आपको ऐसी चीजें बता रही हूँ जहां से अब तक क्वेश्चन आए हैं और आने की पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। अम्ल तथा क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया द्वारा, अभिक्रिया द्वारा लवणों का निर्माण होता है, ठीक है, लवणों का निर्माण होता है, लवणों का निर्माण होता है। इस बात को याद रखना भाई। तो कभी आपको पूछ ले कि जब अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया कराते हैं तो किसका निर्माण होता है, तो आप बताओगे लवणों का निर्माण होता है, ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया द्वारा, ये बात भी याद रखना। तो अम्ल और क्षार जब मिलते हैं तो जो बनता है वो होता है प्यारे बच्चों सोल्ट, ठीक है। तो लिख लीजिएगा एसिड सोल्ट आर फॉर्म्ड, लिख लीजिए भाई, salts are formed, salts are formed by neutralization reaction, neutralization reaction, by neutralization reaction of acid and base, reaction of acid and base। तो जब एसिड और बेस की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कराई जाती है तो बेटा किसका निर्माण होगा? लवणों का निर्माण होता है। क्लियर? कैसे मैम जी? देखो एग्जाम्पल, भाई हमने मान लिया ये HCl, क्या है HCl जल्दी बताओ, अम्ल है या क्षार है बताओ, अम्ल है या क्षार है, बोलो बेटा। गौतम कुमार जी बिल्कुल आपका नाम ले दिया है, ठीक है। कैमरा धुंधला दिखाई दे रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए बेटा, कैमरा तो बिल्कुल सही दिख रहा है। ब्रजेश क्या पूछ रहे हो आप? चलो आओ, अब आगे बात कर रहे हैं। देखो HCl एक अम्ल प्यारे बच्चों, और अगर मैं आपको बोलूं कि NaOH क्या है, NaOH क्या है, तो तुम बोलोगे मैम NaOH है एक क्षार। तो जब आपने एक अम्ल लिया और एक क्षार लिया, जब इनकी कराई अभिक्रिया तो प्यारे बच्चों इन दोनों की अभिक्रिया के दौरान बनेगा NaCl। NaCl क्या है? नमक। नमक क्या है बेटा? नमक को ही बोलते हैं सोल्ट, यानी कि जिसमें भी आपको क्लोरीन, सल्फर ये सब मिले, ठीक है, क्लोरीन के एलिमेंट, सल्फाइड के एलिमेंट, वो सब सोल्ट होते हैं ना, वो सब लवण होते हैं बेटा। तो यहां से HCl और यहां से Na निकल गया तो बन गया NaCl। साथ में क्या रिलीज हुआ? साथ में पानी भी निकलता है प्यारे बच्चे, तो साथ में पानी भी निकल गया, तो ये अभिक्रिया कहलाएगी उदासीनीकरण अभिक्रिया, या इसी से बनते हैं सोल्ट यानी लवण। क्लियर हो गई बात? तो ऐसे करके आपको एग्जाम में चीजें पूछी जा सकती हैं कि जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं तो कौन से पदार्थों का निर्माण होता है। ऑप्शन दे देगा धातु, अधातु, अम्ल या लवण, ऐसे करके दे देगा। तो याद रखना लवण का निर्माण होता है, ठीक है। समझ में आई बात? क्लियर? समझ में आई भाई? शंभू जी बात समझ में आ गई भाई बेटा? चलो, अम्लीय वर्षा कब होती है? जैसे अभी दिवाली से एक दिन पहले बारिश हुई थी ना, वो एसिड रेन थी। जब मानसून की पहली बारिश होती है तो वो एसिड रेन होती है, क्योंकि बहुत ज्यादा एटमॉस्फेयर में गंदगी रहती है, बहुत ज्यादा एसिडिटी रहती है एटमॉस्फेयर के अंदर। जब बारिश होगी उसमें एसिड के पार्टिकल ज्यादा होते हैं, उसको ही बोलते हैं एसिड रेन। अब देखा है कितना पोल्यूशन हो गया था, उस पोल्यूशन के जब बारिश हुई थी तो वो पोल्यूशन के पार्टिकल बारिश में थे, तो इसीलिए वो एसिड रेन थी बेटा जो हुई थी, ठीक है। क्लियर? चलो आगे बात करें, चलिए
अब ये आपका लवण और क्षार भी हो चुके हैं प्यारे बच्चे। अब यहाँ से ज्यादा डीपली चीजें बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना डीपली पढ़ोगे केमिस्ट्री के अंदर आपका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन आपको आने वाला है और वो भी एसिड से पूछ लेगा या पीएच मान से पूछ लेगा या कोई मेटल से पूछ लेगा। सिंपल क्वेश्चन आता है, ज्यादा डीपली नहीं आता। ठीक है, क्लियर। चलो अब बात कर लेते हैं अगला टॉपिक, मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, क्या बात करेंगे भाई? धातु और अधातु, धातु और अधातु। अब बात करेंगे धातु और अधातु के बारे में। तो चलो यहां से भी सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, एकदम सिंपल टॉपिक है प्यारे बच्चे। चलो पढ़ते हैं क्या होते हैं धातु, क्या होते हैं अधातु। कोई दिक्कत यहां तक बताओ? कल एक बच्चे के एंगेजमेंट है बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बधाई हूँ आपको। मैम यहाँ पर पानी था मैम जी। हाँ बेटा, बारिश हुई थी हमारे यहाँ पे दिवाली से पहले। बाबा क्या कह रहे हैं बेटा? नहीं भाई, शशि मेहता ब्लॉक नहीं हो बेटा, कॉपी पेस्ट मत करो। आपका कमेंट दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है, ब्लॉक नहीं हो बेटा। अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है 5.5 या 5 से कम। ठीक है, कई बार 5.5 से 5.6 ऐसे एक दो नंबर की वैल्यू ऊपर नीचे मिल जाती है। ठीक है, इसीलिए मैंने लिखवाया है वहां कि 5.6 तो होता ही होता है, 5.5 भी होता है। और 5 से नीचे जो भी बारिश होती है जिसका भी पीएच मान 5 से नीचे होगा वो आपकी अम्लीय वर्षा ही होती है बेसिकली। ठीक है, ठीक है, चलो। हाँ चलो, जिनको पीटने पर आवाज आती है वो होती है धातु। चलो भाई आ जाओ, पढ़ लो, इधर लिख लो धातु और इधर लिख लो अधातु। ठीक है, अधातु यानी नॉन मेटल और इधर लिखना मेटल। अब देखो ये क्या होती हैं दोनों भाई, वो पदार्थ जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं वो होते हैं धातु। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं वो होते हैं अधातु। तो पहली परिभाषा क्या? तो लिखना वे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को, जो इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं भाई? धातु कहलाते हैं। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। तो लिखना एलिमेंट्स दैट डोनेट इलेक्ट्रॉन। तो वो पदार्थ या वो तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, मतलब धातुओं पर हमेशा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनका ये त्याग कर सकते। ठीक है, जैसे मैंने बताया था ना, एटम आपको पढ़ाया था, एटम परमाणु में इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में घूमते रहते हैं। तो वो तत्व जिनकी कक्षाओं के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उन इलेक्ट्रॉनों को किसी को डोनेट कर दें, किसी को दान दे दें, वो हो जाते हैं धातु। ठीक है, समझ में आई बात? चलो अब भाई, जिसको दान करा है, जब इलेक्ट्रॉनों का त्याग करा है तो कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनों को लेने वाला भी होगा। तो जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं वो होते हैं अधातु। अधातु क्या है भाई? वे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। ठीक है, ग्रहण करते हैं। तो भाई वो तत्व जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करे वो हो जाते हैं धातु, जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करे वो हो जाते हैं अधातु। तो लिख लेंगे एलिमेंट्स दैट एक्सेप्ट। ठीक है भाई, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। जैसे कि मेरे पास फालतू पैसे हैं, मान लीजिए मेरे पास 10 रुपए एक्स्ट्रा हैं, वो मैंने डोनेट कर दिए किसी को, या आप में से किसी को जरूरत है उनको दे दिए। ठीक है, उनको खरीदनी थी टॉफी, मैंने दे दिए, तो मैं हो गई धातु और आप हो गए अधातु। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करे वो धातु, जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर ले वो अधातु। क्लियर, समझ में आ गई बात? चलो
अब दूसरा पॉइंट, जब इलेक्ट्रॉन धातुओं का जब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, सॉरी, जब ये धातु हैं इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करते हैं, तो बेटा ये बनाते हैं कैटायन। क्या बनाते हैं? कैटायन। यानी कि इनको आप लोग धनायन भी बोलते हो। क्या बोलते हो? धनायन। धनायन भी कहा जाता है धातुओं को। तो धातुओं का एक और नाम है, इन्हें धनायन भी बोलते हैं। ठीक है, या एक और नाम है इनका, इनको विद्युत ऋणात्मक की मतलब इनको विद्युत धनात्मक भी बोलते हैं। विद्युत धनात्मक यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो ये 3 टर्म है जो आपको धातुओं के बारे में याद करनी है। क्या क्या? धातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉनों को त्यागते हैं। दूसरा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनों को त्यागते हैं, केमिस्ट्री में जो भी चीज इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगी ना उसको कैटायन बोलेंगे बेटा। क्या बोलेंगे? कैटायन यानी धनायन। क्यों? क्योंकि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, प्लस का सिंबल आता है उस पर। तो प्लस का सिंबल देखकर हम पहचान जाते हैं कि इसके पास ये एक धातु है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉनों को त्यागा तभी इस पर आया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, समझ में आई बात? प्रमुख फॉर्मूला लिखवाऊंगी, टेंशन ना लो तुम। ठीक, क्लियर? अब देखो इधर, अब इन्हीं को विद्युत धनात्मक भी बोलते हैं बेटा धातुओं को, क्योंकि जब भी आप धातुओं को लिखते हो हमेशा पॉजिटिव चार्ज के साथ लिखते हो। जैसे कि भाई एग्जाम्पल की बात करें, सोडियम ऐसे लिखोगे, एग्जाम्पल की बात करें पोटेशियम ऐसे लिखोगे। ठीक है, सोना हो गया प्यारे बच्चे ऐसे लिखोगे, चांदी हो गई ऐसे लिखोगे, कैल्शियम हो गया ऐसे लिखोगे। ठीक है बेटा, आप लोगों का बहुत सारे हैं धातु, निकिल हो गया ऐसे लिखोगे पॉजिटिव चार्ज के साथ, कॉपर हो गया पॉजिटिव चार्ज के साथ, लोहा हो गया पॉजिटिव चार्ज के साथ, कोबाल्ट हो गया पॉजिटिव चार्ज के साथ, मरकरी हो गया पॉजिटिव चार्ज के साथ। मतलब कि जब भी तुम्हें किसी तत्व के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा मिले वो होगा धातु। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज उसी पर आता है जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग सके, जो इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर सके। तो धातु क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं बेटा। अब त्याग कर रहे हैं इसीलिए इनको धनायन भी बोलते हैं, इसीलिए इनको विद्युत धनात्मक भी बोलते हैं। ठीक है, ये सब धातुओं के एग्जाम्पल है जो नीचे लिखे हुए हैं, अभी लिखवा पढ़ाएंगे भी। अगर हम बात करते हैं अधातु की, तो बेटा अधातु बनाती है एनायन। क्या बनाती है? एनायन। एनायन बोले तो ऋणायन, धातुएं ऋणायन बनाती हैं। ऋणायन का मतलब नेगेटिव चार्ज होता है अधातुओं के ऊपर। ठीक है, या इनको आप लोग क्या बोलते हो? इन्हें विद्युत ऋणात्मक भी बोलते हो, विद्युत ऋणात्मक। तो जो अधातुएं हैं इनको इलेक्ट्रोनेगेटिव भी बोला जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो आपको ये स्टेटमेंट के तौर पर एग्जाम में आ जाता है कि कौन सा कथन धातुओं के बारे में सही है, कौन सा कथन अधातुओं के बारे में सही है। ये तीनों पॉइंट दे देगा लिखकर, चौथा कोई और दे देगा। ठीक है, या इनके बारे में ये तीनों पॉइंट दे देगा, चौथा कोई और दे देगा। तो याद रखना ये 3 पॉइंट धातुओं के बारे में, ये 3 पॉइंट अधातुओं के बारे में। अगर आप अधातुओं को लिखोगे तो ये आपको नेगेटिव चार्ज के साथ मिलेंगी, ऐसे सल्फर हो गया, फॉस्फोरस हो गया, है ना, नेओन हो गया प्यारे बच्चे, और जितनी भी क्लोरीन हो गया, फुलरीन हो गया। ठीक है, जो भी आप लोग देखते हो पीरियोडिक टेबल में ऐसी चीजें, ऐसे एलिमेंट जिन पर नेगेटिव चार्ज है, वो सब अधातु की कैटेगरी में आती है। नेगेटिविटी का मतलब कि इन पर वो है कर्जा, है कर्जा। भाई किसी भी व्यक्ति के ऊपर कर्जा होता है वो नेगेटिव ही रहता है हमेशा, कि उसे कर्जा चुकाना है ना। तो ये टेंशन में रहती है हमेशा, इसीलिए इन पर नेगेटिव चार्ज होता है। अब ये सल्फर है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब ये अधातु है, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकती है। ठीक है, ये सोडियम है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, इसीलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? क्लियर भाई? समझ में आ गई? ठीक है, अब आगे बढ़े भाई, चलो। हाँ बेटा बिल्कुल तैयारी कर सकते हो। एक बच्चा बोल रहा है मैम मुझे समझ नहीं आया। बेटा बताओ क्या समझ नहीं आया? नेओन, नेओन तो बेटा एक गैस है, अक्रिय गैस। ऐसा समझो जितनी भी गैस है बेटा पीरियोडिक टेबल में, आवर्त सारणी, इसके बाद आवर्त सारणी पढ़ाऊंगी, जितनी भी पीरियोडिक टेबल के अंदर गैस है ना वो सब अधातु की कैटेगरी में। अधातुएं गैस होती हैं बेटा। ठीक है, जितनी भी गैस पढ़ते हो, तो नियोन भी एक गैस है,
ये भी आप लोग इसी के अंदर पढ़ते हो, अधातु के अंदर ही, ठीक है, समझ में आई। तो ये सब अधातुएं होती हैं। चलो आओ आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट, धातु और अधातु के बारे में अगला पॉइंट। फिर से हेडिंग डाल लीजिए भाई, धातु यानी मेटल और अधातु यानी नॉन मेटल। चलिए अगला पॉइंट क्या है भाई, ये जो धातुएं होती है ना, ये धातुएं आघातवर्धनीयता दिखाती हैं, मैल्योबिलिटी, ठीक है, तो लिख लीजिएगा, धातु आघातवर्धनीय होती है, धातु आघातवर्धनीय, आघातवर्धनीय, आघातवर्धनीय होती है, ठीक है। अब ये क्या होता है अभी बताऊंगी, पहले लिख लीजिए, तो लिख लीजिएगा मेटल्स आर मैलिएबल, मैलिएबल, मेटल्स क्या होती हैं बेटा, मैलिएबल होती हैं। मैम आघातवर्धनीय क्या होता है, मैलिएबिलिटी क्या होती है, आघात का मतलब चोट पहुंचाना, यानी धातुओं को तुम जितना चोट पहुंचाओगे ये उतनी पतली चादर में कन्वर्ट हो जाएंगी, यानी जितना इन्हें हथौड़े से पीटोगे ना, दे दबादब, ये उतनी पतली चादर में कन्वर्ट होती, ठीक है। तो हथौड़े से पीटने पर पतली चादर में कन्वर्ट होना, तो क्या होता है भाई मैलिएबिलिटी, हथौड़े से पीटने पर, हथौड़े से पीटने पर चादर में कन्वर्ट होना, चादर में बदल जाना, ठीक है। तो चादर में बदल जाती हैं जो ये आपकी धातुएं होती हैं, जैसे कि आपने लोहा है, लोहे को हथौड़े से पीटते जाओगे, लोहा पतली चादर में कन्वर्ट हो जाएगा। सबसे ज्यादा मैलेबल कौन होती है पूछ लेगा, सबसे ज्यादा पतली चादर किसकी बन सकती है, सोने की, प्यारे बच्चे। तो लिख लीजिएगा कन्वर्ट इनटू, इंग्लिश में लिख लीजिएगा पहले, कन्वर्ट इनटू थिन शीट, कन्वर्ट इनटू थिन शीट, थिन शीट्स बाय बीटिंग। तो जब इनको बीट करते हैं, बीटिंग बाय हैमर, ऑन बीटिंग बाय हैमर, हथौड़े से पीटने पर जब धातुएं पतली चादर में कन्वर्ट हो जाएं, इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं आघातवर्धनीयता, ठीक है। और सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि कौन सी धातु सबसे ज्यादा मैलेबल है, सर्वाधिक मैलेबल मेटल कौन सी है, सर्वाधिक आघातवर्धनीय धातु कौन सी है, मोस्ट मैलेबल मेटल कौन सी है, तो आप बताना सोना। हाय रे मेरे सोना मोना, सोना मतलब वो वाला गोल्ड बोलते हो जिसको, गोल्ड, इसको एयू लिखते हैं, सोने का सिंबल एयू है, क्योंकि सोने का जो लैटिन नाम है ना वो है आरम, आरम, सोने का लैटिन नाम है प्यारे बच्चे आरम, इसीलिए सोने का जो आप लोग नाम लिखते हो ना, वो उसका जो सिंबल आप लोग लिखते हो वो एयू लिखते हो। तो सोना सबसे ज्यादा मैलेबल मेटल है। मैंने जब तुम्हें परमाणु का संरचना पढ़ाई थी तो वहां पे आपने अल्फा कण प्रकीर्ण प्रयोग पढ़ा था रदरफोर्ड का, अल्फा कण प्रकीर्ण प्रयोग पढ़ा था रदरफोर्ड का, ठीक है, समझ में आई बात। तो आपने पढ़ा था वहां पे कि जब उन्होंने अल्फा कण प्रकीर्ण प्रयोग करा था रदरफोर्ड ने, तो सोने की पतली चादर को लिया था, उस चादर की मोटाई कितनी थी, 100 नैनोमीटर। तो याद आ रही है कुछ कुछ कहानी, गजनी, मुझे गजनी याद आते हैं तुम्हें देख के, गजनी हो तुम सारे के सारे। पीडीएफ डलवा देना मैम, पीडीएफ बेटा बिल्कुल डलेगी, पीडीएफ बिल्कुल डलेगी, ठीक है। अर्जुन तो ये पूछ रहे हैं बड़े गुस्से में लाल होकर, व्हाई आर यू कमिंग नाउ, अब मैं इसका क्या जवाब दूं भाई, चली जाऊं तो क्या, ये बताओ, चली जाऊं बेटा, बायोलॉजी की तो कंबाइंड शायद डल गई है, फिर भी मैं डलवा दूंगी, एक बार चेक कर लूंगी, ठीक है। चलो तो याद रखना सर्वाधिक आघातवर्धनीय धातु होती है सोना, यानी कि गोल्ड। अब बात करें अधातुओं की, तो अधातुओं में मैल्योबिलिटी नहीं होती प्यारे बच्चे। जब आप लोग धातु इनको अधातुओं को हथौड़े से पीटोगे ये टूट जाएंगी, तो ये क्या होती हैं, ये भंगूर होती हैं बेटा, ये भंगूर होती हैं, ठीक है, यानी कि क्या होती हैं, ये होती हैं ब्रिटल, क्या होती हैं बेटा, ब्रिटल होती हैं ये, यानी कि ये वार सहन नहीं कर पाती। जैसे आपने एक ईंट है, आपने उस ईंट पर बड़ी तेज हथौड़ा मारा, ईंट टूट जाएगी, बिखर जाएगी, चकनाचूर हो जाएगी।
कोई कांच की बोतल है, आपने उस पर बहुत ही तेज हथौड़ा मारा, वो क्या होगी, बिखर जाएगी। वैसे ही होती है ये आपकी नॉन मेटल। अगर इनको आपने हथौड़े से वार करा तो ये टूट जाएंगी, बिखर जाएंगी। ठीक है, समझ में आई। दिल्ली पुलिस का एनालिसिस हो रहा है बेटा, हुआ है, अभी भी होगा। ठीक है, चलो आओ अब आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट क्या है भाई, धातु और अधातु के बारे में। आओ नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है प्यारे बच्चे, फिर से लिख लीजिएगा मेटल, फिर से लिख लीजिएगा नॉन मेटल। धातु अधातु हिंदी में तो तुम लिख ही लोगे। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ये जो आप लोगों की धातुएं होती हैं ये तन्य होती हैं बेटा। तीसरा पॉइंट है ये, तो लिख लेना धातुएं तन्य होती हैं, धातुएं तन्य होती हैं, तन्य। अब मैम जी ये कौन सी नई बात आई है, तन्य होती है, तो लिख लेना मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल होती हैं बेटा मेटल्स, तन्य होती हैं। मैम जी तन्य क्या होता है, तन्य का मतलब तार बनाना, धातुओं को पिघलाकर लंबे लंबे तार बनाए जा सकते हैं। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि जब धातुओं को पिघलाकर लंबे लंबे तार बनाए जाते हैं, इस गुण को क्या कहा जाता है, तो इस गुण को कहते हैं तन्यता यानी डक्टिलिटी। तो याद रखना, मैं लिख रही हूं यहाँ पर तार बनाने का जो गुण होता है, तार बनाना। तो तन्यता क्या होती है, जब धातुओं को पिघलाकर क्या करते हैं हम लोग, वायर फॉर्म करते हैं, वायर फॉर्मेशन करते हैं, तार बनाते हैं, तो इसी प्रॉपर्टी को बोला जाता है तन्यता यानी डक्टिलिटी। अब यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि सबसे ज्यादा तन्य धातु कौन सी है, सर्वाधिक तन्य धातु आपको पूछेगा, सर्वाधिक तन्य मोस्ट डक्टाइल मेटल पूछेगा आप लोगों को, कौन सी है मोस्ट डक्टाइल। तो यहां पर भी आपको नाम याद रखना है सोने का। तो बेटा मोस्ट डक्टाइल मेटल है गोल्ड, सोना। ठीक है, तो सोने की दो प्रॉपर्टी अभी तक आपने पढ़ ली, सबसे ज्यादा आघातवर्धनीय भी सोना है और सबसे ज्यादा तन्य भी सोना है। अगर आपके पास 1 ग्राम सोना है ना, अगर आपके पास 1 ग्राम सोना है तो इससे आप लोग 2 किलोमीटर लंबे तार बना सकते हो। कितने तार, 2 किलोमीटर लंबे इससे आप तार बना सकते हो। तो जो धातुएं होती हैं इनमें तन्यता का गुण पाया जाता है। बेटा आवर्त सारणी भी पढ़ाऊंगी, ठीक है, कल तो आपकी फिजिक्स चलेगी। वेस्ट बंगाल से हैं प्यारे बच्चे, दिनेश बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, चलो अब आ जाओ आगे बात करते हैं। सबसे हल्की धातु है बेटा लिथियम। ठीक है, चलो आओ, ये बात समझ में आ गई। जबकि नॉन मेटल के अंदर तन्यता का गुण नहीं होता। नॉन मेटल क्या है बेटा, ज्यादातर गैस है। अब गैस से कैसे तार बना दोगे तुम, नहीं बन सकता। तो इनके अंदर जो ये है डक्टिलिटी नहीं होती है। ठीक है, जो अधातु होती है इनके अंदर डक्टिलिटी नहीं होती है। प्लेटिनम नहीं बेटा, सोना ही है सबसे ज्यादा तन्य धातु, और सबसे ज्यादा आघातवर्धनीय भी सोना ही है। आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, चलो भाई आओ नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है, चलो आओ राकेश जी, जाओ आप कुछ एंटरटेनिंग चीज देख लो बेटा जाके। चलो भाई आ जाओ भाई, अगली बात मेटल के बारे में, नेक्स्ट नॉन मेटल के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट अधातु। चलिए भाई नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो धातुएं होती है ना इनमें करंट आ जाता है, करंट ऐसे हिल जाओगे अगर इनको तुमने प्लग में डाल दिया तो लिख लीजिएगा भाई, धातुएं क्या होती हैं, विद्युत की सुचालक, विद्युत की सुचालक होती हैं, विद्युत की सुचालक होती हैं धातुएं। अब सुचालक क्या होता है, तो लिखना गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर होती हैं जो धातुएं होती हैं, मतलब इनमें करंट आ जाता है प्यारे बच्चे। ठीक है, जबकि नॉन मेटल जो होती हैं ये विद्युत की कुचालक होती हैं, विद्युत की कुचालक। कुचालक का मतलब इनमें करंट नहीं आता। ठीक है, ये विद्युत की कुचालक होती हैं। क्लियर,
अब लिख लीजिएगा क्या होती हैं प्यारे बच्चे, इंसुलेटर, इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या ऐसे भी लिख सकते हो बैड कंडक्टर, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या तो इंसुलेटर लिख लीजिए या बैड कंडक्टर लिख लीजिए, ठीक है। तो विद्युत यानी इनमें बिजली नहीं आती, इनमें करंट नहीं आता, ये जो आपकी अधातुएं होती हैं। अब देखो यहाँ पर एक्सेप्शन है, आपको अपवाद है जो याद करना है। अपवाद क्या है मैडम जी? तो बेटा एक अधातु ऐसी है जिसमें करंट आ जाता है, एक्सेप्शन याद करना यहाँ पर क्या है, तो याद रखोगे ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है जिसमें करंट आ जाता है, ग्रेफाइट, ठीक है। ये पूछा जाता है कि कौन सी अधातु ऐसी है जो विद्युत का सुचालक होती है, जो विद्युत का कंडक्टर होती है, तो आप बताना ग्रेफाइट, ठीक है। समझ में आई? क्लियर? हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है प्यारे बच्चे, हाइड्रोजन, ठीक है। वैसे ही ऑप्शन पर डिपेंड करता है। अच्छा मैडम जी ठीक, हरिंदर बात बन जाएगी अगर तुम भी मेहनत करो, सेलेक्ट हो जाओ, ठीक है। चलो आओ, अब आओ इधर देखो, तो ये बात आपको समझ में आ गई। अगर आपको कभी भी पूछे एग्जाम के अंदर कि कौन सी अधातु ऐसी है जिसमें करंट आ जाएगा, तो बताना ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के बारे में कुछ फैक्ट है, सुनो ध्यान से सुनो बेटा। ग्रेफाइट को बोला जाता है ब्लैक लेड, क्या बोलते हैं इसे? ब्लैक लेड, काला शीशा। कभी पूछे काला शीशा किसे कहा जाता है? काला सीसा, तो आप लोग बताओगे किसको कहा जाता है? ग्रेफाइट को। दूसरा पॉइंट, ग्रेफाइट जो है ना, इसमें एक कार्बन से 3 बॉन्ड बनते हैं, एक बॉन्ड फ्री होता है, तभी इसमें क्या होता है? बिजली जा सकती है। तो ये 3 कार्बन के साथ क्या करता है? 3 कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है, 3 कार्बन के साथ बंध बनाता है बेटा। किसके कितनी कार्बन के साथ बंध बनाता है बेटा? 3 कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है, तो 3 कार्बन के साथ बॉन्डिंग करता है ये। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। ये कभी आपको पूछ ले कि कितने इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं ग्रेफाइट के अंदर? एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, मान लीजिए ये कार्बन है, एक बॉन्ड यहां बन गया, एक बॉन्ड यहां बन गया, एक बॉन्ड यहां बन गया, तो ये वाला कार्बन होता है फ्री, ये वाला कार्बन होता है फ्री, ये वाली साइड। इसीलिए जो ग्रेफाइट होता है, इसीलिए ग्रेफाइट में करंट आ सकता है। इस एक फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ग्रेफाइट में बिजली आ सकती है। तो ग्रेफाइट कितने कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है? एक कार्बन के साथ, ठीक है, एक कार्बन के साथ, जैसा कि यहाँ दिख रहा है। यहाँ पे बॉन्ड बन गया, यहाँ पे बन गया, यहाँ पे बन गया, ये वाली साइड होती है फ्री, एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, ठीक है। चलो देखो, वही बात मैंने लिख दी है यहाँ पर। तीसरा पॉइंट, ग्रेफाइट का यूज कहाँ करते हैं? तो ग्रेफाइट का यूज हम लोग करते हैं नाभिकीय यंत्रों में। कहाँ करते हैं बेटा? नाभिकीय यंत्रों में, नाभिकीय यंत्रों में मंदक के रूप में, ठीक है, मंदक के रूप में। तो नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में यूज करते हैं, मोडेरेटर के रूप में, मोडेरेटर के रूप में यूज करते हैं नाभिकीय यंत्रों में, किसका? ग्रेफाइट का, ठीक है। सौरभ जी मैं आपका कमेंट भी पढ़ रही हूँ बेटा। मैम जी पनीर बनाकर रखिएगा बेटा, बिल्कुल रखेंगे मिस्टर खान, पनीर बनाकर, ठीक है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। दिनेश बेटा शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, समझ में आ गई ना बात। चलो अब इधर देखो, अब यहाँ पे आपको पूछेगा कि कौन सा ऐसा मेटल है जिसमें बहुत अच्छा करंट आता है। तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सी धातु है? सबसे अच्छा सुचालक कौन सी धातु है, ये आपको पूछे कि भाई किसमें सबसे बेहतरीन करंट आता है। गुड कंडक्टर या बहुत अच्छा कंडक्टर कौन है? गुड कंडक्टर कौन है? गुड कंडक्टर, बेहतरीन कंडक्टर कौन है प्यारे बच्चे विद्युत का? तो आप लोग बताना चांदी, फिर आप लोग बताना भाई चांदी, सिल्वर, ठीक है। तो सिल्वर जो होती है, चांदी जिसका सिंबल होता है एजी, अर्जेंटेनम, अर्जेंटेनम इसका लैटिन नाम है।
तो बेटा अर्जेंटेनम जो है इसका लैटिन नाम है, तो इसी के नाम पर इसको आप इसका सिंबल एजी रखते हो, ठीक है। तो बेटा ये बहुत अच्छी विद्युत की सुचालक होती है। अगर इसमें बिजली दौड़ाई जाए तो बहुत तेजी के साथ जो दौड़ती है बिजली चांदी के अंदर। अब चांदी तो ठहरी भैया क्या महंगी, इसके तार तो बन नहीं सकते, इसीलिए तार कॉपर के, एल्यूमिनियम के बनाए जाते हैं, ठीक है। ज्वाइंट पीडीएफ बिल्कुल रोहित बेटा मैं चेक कर लूंगी, डलवा दूंगी, ठीक है। मिक्स कर दिया है, अच्छा ज्वाइंट पीडीएफ में चैप्टर और क्लास की मिक्स कर दिया है, चलो चेक करूंगी एक बार, ठीक है। हाँ तो ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने यहाँ पे फैक्ट लिखे हुए हैं। आ जाओ आगे बात करते हैं, आओ और भी बात करेंगे धातु और अधातु के बारे में। इधर फिर से लिखो धातु मेटल, और इधर फिर से लिखो नॉन मेटल, ठीक है, अधातु। अगर हम बात करते हैं धातु की प्यारे बच्चे, तो धातुएं होती हैं कठोर, ठीक है, धातुएं क्या होती है कठोर होती है, और क्या होती हैं प्यारे बच्चे, कठोर होने के साथ साथ यानी हार्ड होती हैं और सॉलिड होती हैं, कठोर व ठोस होती हैं, ठीक है। जो धातुएं होती हैं ये कठोर और ठोस होती हैं, यानी कि हार्ड होती हैं बेटा एंड सॉलिड होती हैं, ठीक है, हार्ड एंड सॉलिड होती हैं जो धातुएं होती हैं, क्लियर। लेकिन अपवाद के तौर पर आपको कुछ धातुएं ऐसी हैं जो पढ़नी है अपवाद के रूप में। भाई ज्यादातर धातुएं कठोर हैं और बहुत ज्यादा ठोस है, सॉलिड है, लेकिन अपवाद पढ़ लो क्या है, अपवाद क्या है भाई, एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन के तौर पर याद रखोगे मरकरी यानी पारा। अब पारा यानी जिसका सिंबल होता है Hg, पारा यानी मरकरी, ये ऐसी धातु है बेटा जो तरल अवस्था में पाई जाती है। ये कमरे के तापमान पर, या आपको एग्जाम में पूछेगा कि कौन सी ऐसी धातु है जो तरल अवस्था में पाई जाती है, तो आप लोग बताना पारा, ठीक है। तो पारा ऐसी धातु है जो तरल अवस्था में होती है, क्लियर। चलो और भी अपवाद सुनो बेटा, याद रखना सोडियम और पोटेशियम, सोडियम व पोटेशियम ये दो ऐसी धातुएं हैं, सोडियम और पोटेशियम, सोडियम का सिंबल होता है Na और पोटेशियम का सिंबल होता है K। ये दो ऐसी धातुएं हैं बेटा जिनको चाकू से काट सकते हो आप, हैप्पी बर्थडे के केक की तरह चाकू से कट जाती हैं। तो ये भी पूछा जाएगा कि कौन कौन सी दो धातुएं ऐसी हैं जिनको चाकू से काट सकती हैं, तो बेटा इनको चाकू से काटा जा सकता है, इतनी मुलायम है। भाई मैंने क्या बताया, धातुएं ज्यादातर कठोर हैं ठोस हैं, लेकिन ये सोडियम और पोटेशियम इतनी मुलायम है कि हैप्पी बर्थडे के केक की तरह चाकू से कट जाती है, चाकू से काटा जा सकता है इनको। समझ में आई बात, क्लियर। तो कट बाय नाइफ लिख लेना, कट बाय नाइफ, इनको चाकू से काट सकते हो आप लोग, ठीक। और भी अपवाद सुनो, इस पॉइंट से बहुत सारे अपवाद है, और भी अपवाद सुनो, पहले तो इनके बारे में सुन लो। सोडियम और पोटेशियम को क्या कर सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है बेटा कि इनको मिट्टी के तेल में डुबा कर रखते हैं, बहुत ज्यादा क्रियाशील होती हैं, तो लिख लेना कैरोसिन ऑयल में, इनको कहाँ रखते हैं, कैरोसिन ऑयल में डुबा कर रखते हैं, कैरोसिन में डुबा कर रखते हैं, ठीक है, डुबा कर रखते हैं बेटा, ये बहुत ज्यादा क्रियाशील होती हैं। आग लगा देंगी, आग आग लगाऊं पानी में, तो ये पानी में आग लगा देंगी बेटा, ठीक है। लकड़ी तो मिक्सचर है एक तरीके का, लकड़ी ना धातु है ना धातु है, लकड़ी तो मिक्सचर है बेटा, ठीक है। इनको कैरोसिन ऑयल में डुबा कर रखते हैं, मिट्टी के तेल में, ठीक, क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्रियाशील है। तो लिख लेना सर्वाधिक क्रियाशील, सर्वाधिक क्रियाशील बेटा बहुत ज्यादा क्रियाशील होती है, सर्वाधिक क्रियाशील धातु है, मोस्ट रिएक्टेबल मेटल है, मोस्ट रिएक्टेबल मेटल, ठीक है। और कहाँ करके रखते हैं इनको, डीप करके रखा जाता है, डीप इन कैरोसिन ऑयल, कैरोसिन ऑयल, कैरोसिन ऑयल में डीप करके रखते हैं। और बेटा मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, मोस्ट रिएक्टिव, आग लगा देंगे, बहुत ज्यादा क्रियाशील है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा क्रियाशील मेटल आपको पूछे कौन सी होती है, आप बताओगे पोटेशियम। चलो मैं यहाँ बता देती हूँ एक बार, इतनी बात समझ में आई।
मोनू को समझ नहीं आया। मोनू बेटा क्या समझ नहीं आया बेटा? सोडियम और पोटेशियम की बात कर रहे हैं। सोडियम और पोटेशियम इतनी मुलायम है कि इनको चाकू से काट सकते हो, जैसे केक काटते हो ना वैसे कट जाएंगी। दूसरा, ये बहुत ज्यादा क्रियाशील है बेटा, आग लगा सकती है। अगर तुम इन्हें खुला छोड़ दोगे ना, ऐसे ही रख दोगे, तो ये आग लगा देंगी वायु से रिएक्ट कर कर। इसीलिए इनको मिट्टी के तेल में डुबा कर रखते हैं, जिनसे इनकी क्रिएटिविटी, जो इनकी रिएक्टिविटी है वो कम हो जाए मिट्टी के तेल में, क्योंकि ये ऑक्सीजन से बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं। अब पानी में डुबा कर रखोगे, पानी में तो ऑक्सीजन है, रिएक्ट कर जाएंगे, आग लगा देंगे। इसीलिए मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं है, इसीलिए वहां डुबा कर इनको रखा जाता है। ठीक है, और बहुत ज्यादा क्रियाशील होती है, बहुत ज्यादा रिएक्टेबल है। ठीक, अगर मैं आपको बताऊं कि क्रियाशीलता जो होती है, क्रियाशीलता, मतलब रिएक्टिविटी जो होती है, क्रियाशीलता, रिएक्टिविटी, तो रिएक्टिविटी सीरीज की अगर बात करते हैं, सबसे ऊपर पोटेशियम है, फिर सोडियम है, फिर कैल्शियम है। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग की 2-3 बड़े अच्छे से याद करना। तो पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया। ठीक, एक क्वेश्चन आया था, और इसके बाद हो गया आपका ये लोहा, ऐसे करके होती है रिएक्टिविटी। तो ये 3 बहुत ही ज्यादा रिएक्टेबल मेटल होते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? आ जाओ, अब देखो इधर। अब हमने यहाँ क्या बात करनी है कि ये जो अधातुएं होती हैं बेटा, अधातुएं क्या होती हैं? अधातुएं गैसीय अवस्था में पाई जाती है, गैसीय अवस्था में। बताया था ना कि ये तो गैस होती है, गैसीय अवस्था में पाई जाती है। ये ज्यादातर क्या होती है बेटा? गैस होती है। जो अधातुएं गैसियस स्टेज में होती है, गैसियस स्टेट में पाई जाती है ये अधातुएं। अब अधातु में भी एक अपवाद आपको पढ़ना है, अधातु में भी एक अपवाद आपको पढ़ना है। क्या मैम जी? कार्बन। यहां पर भी एक एक्सेप्शन पढ़ना है। क्या पढ़ना है भाई? कार्बन। कार्बन पाया जाता है ठोस अवस्था में। कार्बन कैसी धातु है? ठोस। ठीक है, ये ठोस होता है कार्बन, सॉलिड। और सबसे कठोर पदार्थ, सबसे कठोर पदार्थ पूछ ले आपको, तो सबसे कठोर पदार्थ है हीरा, जो कि कार्बन का ही एक अपर रूप है। डायमंड, डायमंड सबसे कठोर पदार्थ होता है, हार्डेस्ट मटेरियल। तो हार्डेस्ट मटेरियल क्या है बेटा? डायमंड है, जो कि किसका रूप होता है? कार्बन का ही रूप होता है, डायमंड जो होता है। तो ये जो नॉन मेटल है, ये गैसीय अवस्था में पाई जाती है, गैसियस स्टेज में। अपवाद के तौर पर याद रखना कार्बन। कार्बन किस अवस्था में पाया जाता है? ठोस, सॉलिड होता है कार्बन। और कार्बन का ही सबसे ठोस पदार्थ होता है हीरा। सबसे कठोर पदार्थ पूछे ना क्या है, तो हीरा ही होता है सबसे कठोर पदार्थ। ठीक है, प्लास्टिक अलग, एक प्लास्टिक पॉलीमर है बेटा, प्लास्टिक पॉलीमर है। बेटा मैं बिल्कुल खिलाऊंगी हरिंदर जी पनीर, तुम्हारा सबका पनीर मुझे याद है। तुम मेरे लिए सिलेक्शन लेकर तो आओ मेरे पनीर के लिए। ठीक है बेटा, दीपू बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। चले अब आगे, चलो। सबसे हार्ड मेटल होता है टंगस्टन, सबसे हार्डेस्ट मेटल है टंगस्टन। और वो भी कई बार ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर टंगस्टन है ऑप्शन में तो टंगस्टन, नहीं तो कई बार प्लेटिनम दे देता है ऑप्शन में, प्लेटिनम होगा फिर। ठीक है बेटा, मैसेज दिख रहे हैं। संजीत सिंह उज्जैन, आपके मैराथन लगेंगी बेटा, गागर में सागर आपकी लगेंगी। ठीक है, चलो आओ। तो ये बात भी समझ में आ गई आप लोगों को। चलिए, अब यहां पर ना धातु वाले पोर्शन में 2 चीजें और लिख लेनी है आपको। धातु की अगर बात करेंगे हम लोग, मेटल की अगर बात करेंगे, तो धातु वाले पोर्शन में 2 मेटल का नाम और लिखना। सीजियम, सीजियम प्यारे बच्चे, और गैलियम। सीजियम और गैलियम, ये दोनों ऐसी धातुएं हैं जो हथेली पर रखने पर पिघल जाती हैं, हथेली पर पिघल जाती हैं बेटा। ये भी पूछा जाता है कि कौन कौन सी 2 धातुएं ऐसी हैं जो हथेली पर पिघल जाती हैं। मेल्ट ऑन पाम, मेल्ट ऑन पाम, तो ये आपकी हथेली पर रखने पर पिघल जाएंगी। ठीक है,
तो ये भी इतनी सॉफ्ट है कि हथेली पर रखते ही पिघल जाती हैं। तो कौन कौन सी दो धातुएं ऐसी हैं जो हथेली पर रखने पर पिघल जाती हैं? सीजियम और गैलियम। ठीक है, तो ये भी बहुत कमजोर या बहुत सॉफ्ट मेटल होती है जो हथेली पर रखने पर पिघल जाएंगी। ठीक, चलो आओ आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट, धातु और अधातु के बारे में अगला पॉइंट, नॉन मेटल। हाँ भाई, अगला पॉइंट क्या है आप लोगों का? नेक्स्ट पॉइंट ये है प्यारे बच्चे धातु के बारे में कि धातुओं में चमक पाई जाती है। चमक पाई जाती है भाई, धातुओं में चमक होती है, लश्यर। ठीक है, तो धातुओं में क्या होता है? लश्यर प्रॉपर्टी होती है। लश्यर प्रॉपर्टी क्या होता है? यानी चमक होती है। ठीक है, तो धातुओं में लश्यर यानी चमक पाई जाती है। अब जैसे दीपावली पर, धनतेरस पर नए नए बर्तन खरीद कर लाए होंगे, तो वो इतने नए बर्तन थे कि उनमें आपका चेहरा दिखाई दे जाए आपको, कितनी चमकती हैं। सोना चांदी कितने चमकते हैं प्यारे बच्चे, तो धातुओं में पाई जाती है चमक। जबकि ये क्या होती हैं? इनमें चमक नहीं होती। ठीक है, चमक नहीं होती भैया, गैस है ये तो। अब गैस कोई चमकती थोड़ी है बेसिकली। ठीक है, तो लिख लीजिएगा नोट लश्यर, इनमें लश्यर की प्रॉपर्टी नहीं होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अपवाद आपको पढ़ना है। अपवाद क्या? अपवाद आपको पढ़ना है, एक्सेप्शन आपको पढ़ना है। कोई एक्सेप्शन पढ़ना है तो क्या मैम जी? जैसे मैंने अभी भी बताया, हीरा। भाई हीरा तो सबसे ज्यादा चमकता है, डायमंड में तो चमक होती है। ठीक है, डायमंड में तो क्या होती है? चमक होती है, तो अपवाद हो गया, है ना। और बेटा याद रखना, फॉस्फोरस, फास्फोरस, फास्फोरस भी चमकता है, फास्फोरस में भी चमक होती है, फास्फोरस। तो फास्फोरस में भी क्या होती है भाई? चमक होती है। अब ये भी बताया था, ग्रेफाइट जो पेंसिल की नोक में होता है, ग्रेफाइट, इसमें भी चमक होती है। देखना कभी पेंसिल की नोक को, हल्की हल्की सी चमकती है, वो काला काला, जो पेंसिल की लुखावा, कच्ची पेंसिल जो होती है जिससे आप लोग लिखते हो, इसमें भी चमक होती है। तो हीरा, फास्फोरस, ग्रेफाइट ये चमकते हैं बेटा, तो ये अपवाद है। ठीक है, अब यहां से ना फास्फोरस से एक बात याद रखना, ये जो फास्फोरस है इसको पानी में डुबा कर रखा जाता है, पानी में डुबाकर। ठीक है, तो ये भी बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है, इसीलिए इसको पानी में डुबाकर रखते हैं बेटा। तो पूछ लेता है आपको कि कौन सा फास्फोरस ऐसा है जिसको पानी में डुबाकर रखते हैं, तो याद रखना सफेद फास्फोरस। सफेद फास्फोरस जो होता है ये बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है, इसीलिए इसको किस में डुबा कर रखा जाता है? पानी में डुबा। ठीक है, पानी में डीप करके रखते हैं इसको, सफेद फास्फोरस, क्योंकि ये भी आग लगा सकता है, ये भी बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है। ठीक, समझ में आई बात? ये कहाँ होता है? तुम्हारी हड्डियों में होता है फास्फोरस, हमारी हड्डियों में भी पाया जाता है फास्फोरस, और ये चमकता है। जुगनू देखा है तुमने? जुगनू, जो जुगनू होता है, जुगनू जिसको फायर फ्लाई बोलते हैं, फायर फ्लाई, जुगनू जो चमकते हैं ना रात में, उनमें भी फास्फोरस होता है, तभी वो चमकते रहते हैं। ठीक, और इसी को, फास्फोरस को ही बोलते हैं कब्रिस्तान की आग। कब्रिस्तान की आग बेटा, यानी कब्रिस्तान में जो हड्डियां पड़ी रहती है ना, वो चमकती हैं रात को, तो ऐसा लगता है आग लग रही हो। कब्रिस्तान की आग बोलते हैं इसको, ग्रेवयार्ड फायर या फायर ऑफ ग्रेवयार्ड। क्या बोलते हैं? फायर ऑफ ग्रेवयार्ड। तो ग्रेवयार्ड यानी कब्रिस्तान की फायर बोला जाता है इसको, फास्फोरस। ये पॉइंट भी याद करते चलना साथ के साथ। ठीक है, अच्छा माचिस देखिए आप लोगों ने? माचिस, माचिस को जब आप जलाते हो, ये है क्या मेरे पास? बिल्कुल है। ये जो माचिस है ना, इसको जब आप जलाते हो, तो ये जो साइडों में दिख रहा है तुम्हें, ये जो साइडों में दिख रहा है, मेरी माचिस सील रही है, जल ही नहीं रही। तो ये जो साइडों में रहता है प्यारे बच्चे, रेड रेड कलर के जो तुम्हें दिख रहे हैं, ये भी फास्फोरस है। तो ये लाल फास्फोरस, तो आपको एग्जाम में पूछा जाता है दिया सलाई। दिया सलाई होती है माचिस। ठीक है, दिया सलाई, दिया सलाई। तो बेटा दिया सलाई यानी मैच बॉक्स। मैच बॉक्स जो होते हैं, इनमें कौन सा फास्फोरस का यूज करते हैं हम लोग?
तो दिया सलाई जो होते हैं, मैच बॉक्स, इनमें हम लाल फॉस्फोरस का यूज करते हैं, लाल फॉस्फोरस। ठीक है, तो माचिस में कौन सा फॉस्फोरस होता है? लाल फॉस्फोरस। ठीक है, 3 पार्टी हो गई भैया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल तुम गिनते रहो, तुम पार्टियां गिनते रहो। समझ में आई बात? चलो, तो ये वाले फैक्ट भी आप लोगों ने पढ़ लिए। अब आ जाओ लास्ट फैक्ट पढ़ते हैं, मेटल और नॉन मेटल के बारे में। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, धातु और अधातु के बारे में। धातु यानी मेटल और नॉन मेटल। चलो तो देखो भाई, ये जो आप लोगों की धातुएं है ना, जब ये ऑक्साइड बनाती हैं, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, धातु के ऑक्साइड, धातु के जो ऑक्साइड होते हैं, धातु के जो ऑक्साइड होते हैं बेटा, ऑक्साइड ऑफ मेटल, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल, धातु के जो ऑक्साइड है, यानी धातुएं जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती हैं, तो जो ऑक्साइड बनाती हैं, उनकी प्रकृति कैसी होती है? तो याद रखना, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। धातु के ऑक्साइड होते हैं एल्केलाइन, एल्केलाइन नेचर के होते हैं। ये क्वेश्चन सीधा आता है एग्जाम में कि ये जो धातुएं होती हैं, जब ये अपने ऑक्साइड बनाएंगी, तो इन ऑक्साइडों की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या लवणीय, ऐसे करके आ जाएगा। तो आंसर लगाकर आना, धातु जब ऑक्साइड बनाते हैं तो वो ऑक्साइड होते हैं क्षारीय। जैसे कि कोई भी धातु, सोडियम ले ली हमने, किसने किसके साथ अभिक्रिया करी? पानी के साथ। ठीक है, तो पानी में ऑक्सीजन है भाई, सीधी सीधी बात, तो ये बना देगा NaOH। क्या बन जाएगा? NaOH। NaOH क्या है? एक क्षार है, आपको पढ़ाया था। तो धातुएं जब हाइड्रोजन या ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती हैं, तो इनके ऑक्साइड होते हैं क्षारीय नेचर के। जबकि अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं, अधातु के ऑक्साइड, जो अधातुएं होती हैं, इनके जो ऑक्साइड होते हैं बेटा, जब अधातुएं रिएक्ट करती हैं किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल, तो नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं, ये होते हैं अम्लीय। इनका नेचर कैसा होता है? ये अम्लीय नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं भाई? अम्लीय, यानी एसिडिक। ये भी आपको सीधा पूछेगा एग्जाम में कि जब अधातुएं अपने ऑक्साइड बनाती हैं, तो उनका नेचर कैसा होता है? अम्लीय ऑक्साइड होता है। ठीक है बेटा, जीडी में तो हाँ, जीडी वाली बायोलॉजी, ये वाली इससे कर सकते हो। ठीक है, हाँ इससे कर सकते हो। तो देखो, समझ में आई? जैसे कि कोई भी अधातु हमने ले ली सल्फर, जब ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगी तो बनाएगी सल्फर डाइऑक्साइड। और सल्फर डाइऑक्साइड क्या है? एक अम्लीय गैस होती है। ये किस में होती है? सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय वर्षा में। अम्लीय वर्षा में कौन कौन सी एसिड होते हैं? तो अम्लीय वर्षा में 2 अम्ल होते हैं बेटा, एक तो H2SO4 और एक होता है HNO3। ठीक है, तो ये H2SO4 कहाँ से आया? जब ये SO सल्फर डाइऑक्साइड पानी के साथ, जल वाष्प के साथ अभिक्रिया करेगा तो बना लेता है H2SO4। ठीक है, समझ में आ गई बात? ये चीजें याद रखनी है आप लोगों को। क्लियर? चले भाई आगे, तो ये चीज याद रखना भाई। ठीक, तो ये हो गए आप लोगों के मेटल और नॉन मेटल। ठीक है, क्लियर भाई? आगे बढ़े, चले भाई आगे। चलो, हाँ भाई, नेट खत्म हो गया, गणित की क्लास भी लेनी है, तो मेटल एंड नॉन मेटल भी हो गया बेटा खत्म। अरविंद बेटा बहुत बहुत शुक्रिया। अब आगे बढ़ रहे हैं भाई, अब आप लोगों का केमिस्ट्री का मेटल और नॉन मेटल भी चैप्टर खत्म। बस इसमें आप लोगों का एक मेटलोइड वाला पोर्शन है, जो कि मैं अगली क्लास में आपको समझा दूंगी। ठीक है, चलो भाई, अग्निवीर नेवी का पेपर निकल जाएगा बेटा, बिल्कुल निकल जाएगा अगर मन से पढ़ाई करोगे, बिल्कुल निकलेगा। तो चलिए भाई, स्क्रीन पर धुआं दिख रहा है, कैसा धुआं आ गया भाई ये बताओ? अच्छा, हो सकता है कि मॉइस्चर पकड़ रहा हो, कैमरा भी चेक कर लेती। ठीक है बेटा, चलिए तो भाई, धन्यवाद, हैप्पी गोवर्धन। सभी बच्चों को मिलते हैं अगली क्लास में। राम राम, टेक केयर।